हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को फिनिश कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 2 जहाँ पे हम लोगों को कंज्यूमर्स बिहेवियर डिस्कस करना है उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज से हम यूनिट 2 के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो वन बाय वन करके डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। चलिए देख लें यूनिट नंबर 2 क्लास 12 जहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड। ये आपके यूनिट का नाम है, ठीक है, कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड, जहाँ पे हम लोगों को एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा कैसे कंज्यूमर बिहेव करते हैं रिगार्डिंग द प्राइस, रिगार्डिंग देयर डिमांड, ये सारे टर्म जो हैं वो वन बाय वन करके डिस्कस करने हैं। इस यूनिट को हम 2 चैप्टर्स में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक चैप्टर नंबर 1 जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, या फिर आप बोले कंज्यूमर्स बिहेवियर। पहला चैप्टर देखो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का रहेगा, जहाँ पे हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, यूटिलिटी, तो इस तरह के सारे कंज्यूमर्स बिहेवियर से रिलेटेड बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड की बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो 2 चैप्टर में मैंने कहा कैटेगराइज करेंगे हम इस यूनिट को, और चैप्टर 1 जहाँ पे कंज्यूमर्स बिहेवियर, और इसकी शुरुआत हम अभी करते हैं। चलिए देखें, इस यूनिट में आपको जानना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कब पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, और जो भी क्राइटेरिया वगैरह है वो कब कब फुलफ़िल हो पाएंगे। इन सारी बातों के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में जानना है वो है, देखो, कंज्यूमर। चूँकि बात ही हो रही है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की, कंज्यूमर के बिहेवियर की, तो जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर किसे कहते हैं या कंज्यूमर कौन होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर को डिफ़ाइन करते हुए हम लोगों को पता है, हिंदी में उपभोक्ता बोलते हैं वो व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करे और कंज्यूम करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर ले, वो कंज्यूमर कहलाता है। इसी तरह से अगर हम कंज्यूमर को प्रॉपर वे में बताना चाहें कि कौन है कंज्यूमर, तो आप कहोगे कि कंज्यूमर वो इकोनॉमिक एजेंट है जो कि हु कंज्यूम्स, जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं को जो कंज्यूम करता है, ठीक है, जो कि अपने क्यों कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को वो कंज्यूम, तो फॉर सेटिस्फैक्शन, अपने फॉर सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट करने के लिए, देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को, तो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी कंज्यूम करे उसी इकोनॉमिक एजेंट को हम एक टर्म में कंज्यूमर बुलाते हैं। वाई वी आर सेइंग कंज्यूमर एज एन इकोनॉमिक एजेंट, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो कि इकोनॉमी को कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहा है, चला रहा है, ठीक है। इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अर्थव्यवस्था के ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रमोट करे, उसको हम इकोनॉमिक एजेंट्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में 2 मेन व्यक्ति होते हैं जो कि इकोनॉमिक एजेंट्स कहलाते हैं, एक प्रोड्यूसर और अगला कंज्यूमर। देखो, इकोनॉमी में कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए वो वस्तुओं की मांग कर रहा है। उन नीड्स को फुलफ़िल करते हुए प्रोड्यूसर हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो इकोनॉमी चल कैसे रही है, किन के दम पर चल रही है, कौन चला रहा है, तो इन सारे सवालों का जवाब है इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो कि इकोनॉमी को चलाते हैं, रेगुलेट करते हैं। कंज्यूमर कंजम्पशन करता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, और इन्हीं दोनों के एक्टिविटीज़ के कारण इकोनॉमी जो है वो चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। सो इसलिए कंज्यूमर को इकोनॉमिक एजेंट कहा जाता है जिनका काम कंजम्पशन करना है। इस तरह से कंज्यूमर यहाँ पे कंप्लीट, कंज्यूमर का मीनिंग कंप्लीट हो गया। लेकिन जब हमने कंज्यूमर के बारे में जाना तो हमें पता चला कि कंज्यूमर जो है वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है। यहाँ पर जब हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं तो आप एक बात और यहाँ पे समझ लो, हम लोगों के चैप्टर में जो शुरुआत है वो हमने कहाँ से करी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर का पता लग गया, अब चले कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का भी पता लगा लें कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पर कब होते हैं और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, संतुलन, तो इसका मतलब हो गया वो पोजीशन, वो लेवल जहाँ से कोई भी व्यक्ति हटना नहीं चाहता, वो उसका इक्विलिब्रियम है। मतलब अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, किसी कंडीशन में हैं, तो आप उस कंडीशन से हटना नहीं चाहते हैं, आप उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं, उसके आगे आपको नहीं जाना, उससे पीछे आपको नहीं रुकना। दैट सिचुएशन, दैट पोजीशन इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को आप कैसे कहो, तो कंज्यूमर का काम है गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करना। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते वक्त या कहते वक्त हम ये कह सकते हैं कि ये वो लेवल है या वो पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पर कंज्यूमर उस लेवल को या उस क्वांटिटी को, दैट अमाउंट ऑफ गुड का कंजम्पशन कर लेते हैं, दैट अमाउंट ऑफ गुड को वो जब कंज्यूम कर लें, कंजम्पशन कर लें, जिससे कि दे गेट, जिससे कंजम्पशन के बाद उनको प्राप्त होगा सेटिस्फैक्शन। और अगर उन्होंने ऐसे कॉम्बिनेशन को कंज्यूम किया जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, तो वो लेवल ऑफ आउटपुट, वो लेवल ऑफ गुड कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम होगा। बात समझेंगे, कंज्यूमर का काम है कंजम्पशन करना। कंज्यूमर अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट को कंज्यूम करके ये पाते हैं कि उनका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, तो दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन इज टर्म्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आपको एज अ कंज्यूमर फिर मन नहीं होगा कि आप उस लेवल से हटें। अगर आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है 4 रोटी खा के, तो आप 4 रोटी के आगे नहीं जाना चाहोगे, आपको 5वीं रोटी नहीं खानी है। और अगर आपका सेटिस्फैक्शन है 4 रोटी खा के मैक्सिमम, तो फिर आप 3 रोटी पर भी नहीं रुकोगे, 4थी रोटी आप कंज्यूम करोगे ही करोगे। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के तहत कंज्यूमर चूज़ करते हैं, चुनते हैं और सेलेक्ट करते हैं दोज गुड्स एंड सर्विसेज, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को वो सेलेक्ट कर लेते हैं जिनसे उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो कंजम्पशन का पैटर्न चल रहा है कंज्यूमर का, कंजम्पशन करने के लिए ऑफकोर्स इनकम है, कंज्यूमर के पास पैसा है जिसकी मदद से वो कंजम्पशन कर रहे हैं। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया दैट लेवल और दैट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसका कंजम्पशन करके कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सिर्फ गुड्स ही नहीं, सर्विसेज भी ऐड करेंगे हम यहाँ पर, जिसका कंजम्पशन करेंगे एंड ही विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। दैट लेवल इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये बात? अब हम लोगों ने कंज्यूमर पढ़ा है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो जब हमने ये डिस्कस किया तो हमें एक कॉमन टर्म जो है वो दोनों ही जगह पर देखने को मिला, एंड दैट कॉमन टर्म इज, मैक्सिमम भी हटा दें तो सेटिस्फैक्शन, है ना, दैट टर्म इज सेटिस्फैक्शन।
अब इसी से हम एक नया टर्म डिस्कस करेंगे एंड दैट टर्म इज़ यूटिलिटी। चूँकि सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है तो यूटिलिटी तो समझना पड़ेगा कि यूटिलिटी होती क्या है। ठीक है, यूटिलिटी को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? तो यूटिलिटी को डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं यूटिलिटी मीन्स wants satisfying पावर या फिर कैपेसिटी। ठीक है, दिस इज द यूटिलिटी मीन्स wants पावर, satisfying पावर या कैपेसिटी। ऐड कर देते हैं एक और लाइन ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की, उसको हम यूटिलिटी बुलाते हैं। नाउ इट इज़ कंप्लीटेड। यूटिलिटी का मतलब हो गया कि जब भी हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे तो उसके कंजम्पशन से हम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जिस भी कमोडिटी के कंजम्पशन से आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो जितना भी सेटिस्फैक्शन मिलता हो, दैट सेटिस्फैक्शन इज़ इकोनॉमिकली टर्म्ड एज यूटिलिटी। उसी को हम यूटिलिटी बुला रहे हैं। क्या है यूटिलिटी? सो वेन एवर यू कंज्यूम, कभी भी आप कोई भी कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे अगर, और उसके कंजम्पशन से आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सो वॉट एवर द सेटिस्फैक्शन यू गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज टर्म्ड एज यूटिलिटी। वो कहलाएगा कि वो उस कमोडिटी की यूटिलिटी है। सपोज मैं मार्कर का इस्तेमाल करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ पे मैं मार्कर को कंज्यूम कर रही हूँ, मैं बोर्ड को कंज्यूम कर रही हूँ। इसके कंजम्पशन से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आई फील सेटिस्फाइड कि येस, मुझे जो काम करना था मैं वो कर पा रही हूँ। तो क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन मिला मुझे इस मार्कर को यूज़ करके, दिस इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। वो सेटिस्फैक्शन इस मार्कर की यूटिलिटी कहलाएगी। इसलिए यूटिलिटी को हम कहते हैं कि इसका मतलब हो गया वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट ऑफ द कंज्यूमर। हर एक कमोडिटी के पास अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई कर दे, पूरा कर दे और उनको सेटिस्फैक्शन दे दे। इसी वजह से कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम किया जाता है बाय वेरियस कंज्यूमर्स। तो कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये तमाम बातें जो है वो हमें यूटिलिटी से पता लग जाती है, जो कि हर एक कमोडिटी में अपनी अपनी होती है। अब अगर हम बात करें कि इस यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, इस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए हम लोग यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रा डिस्कस करें, विशेषताएं, ताकि हम इसके मीनिंग को और बेहतर जान पाएँ। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहली बात जो हम लोगों को जाननी है वो है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। ठीक है, यूटिलिटी क्या है आपका? एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। साइकोलॉजिकल फेनोमेना बोलने का मतलब हुआ कि यूटिलिटी को वी कैन नॉट एक्सप्रेस न्यूमरिकली, मतलब एक्सप्रेस करते वक्त तो कर ही देते हैं, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। मतलब हर एक व्यक्ति को किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन से कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, ये उस व्यक्ति के मानसिक स्तर पर निर्भर करता है। मैं इस मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ये कम्प्लीटली मेरे साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह से आप इस मार्कर को जब यूज़ करेंगे तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये कम्प्लीटली आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से यूटिलिटी को एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना कहा जाता है। ये कंज्यूमर के मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है,
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूटिलिटी। जो होता है वो एक सब्जेक्टिव टर्म है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव। अब क्या मतलब हुआ बोलने का, तो यूटिलिटी ना एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो कि पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, प्लेस टू प्लेस वैरी कर सकता है। पर्टिकुलर कमोडिटी को यूज़ करने से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये दोनों के लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में काफ़ी डिफरेंसेस आ सकता है। मैं जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं कितना कंजम्पशन कर रही हूँ। सपोज़ एक समोसा मुझे बहुत पसंद है, आपको नहीं पसंद, सपोज़, या आपको, चलो ना आप खा लेते हो, आपको भूख लगी है तो, बट आपको बहुत पसंद नहीं है। तो क्योंकि मुझे समोसा बहुत पसंद है, ठीक है, मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट है, तो उसको कंज्यूम करके आई फील मोर सेटिस्फाई, आई गेट मोर यूटिलिटी फ्रॉम दैट। बट क्योंकि आपको वो कुछ खास पसंद नहीं, तो आपको उसको कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही, लेकिन उस लेवल पे नहीं मिलेगा जिस लेवल पे मुझे मिला, बिकॉज ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो गया है। पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, प्लेस टू प्लेस वैरी कर रहा है। भाई बहुत भूख लगी थी, आप एकदम चले गए हो कन्याकुमारी, वहाँ नहीं मिलता सपोज़ कुछ प्रोडक्ट जो कि आपको आपके इधर के एरिया में मिलता है, तो अगर आप उधर जा कर के दाल चावल खा लोगे, सपोज़ दैट कि दाल चावल उधर नहीं मिलता है, साउथ के प्लेसेस में आपको इडली सांभर जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं। सो व्हेन यू गो टू सच प्लेसेस जहाँ पे आपको इस तरह के प्रोडक्ट कॉमनली नहीं मिल रहे हैं, तो जब आप वहाँ खाते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप ज़्यादा सेटिस्फाई होते हो कि येस ये प्रोडक्ट कंज्यूम करके आपको ज़्यादा अच्छा लगा। बट सेम दाल चावल अगर आप यहाँ खा रहे हो जहाँ पे आप रेगुलरली खा रहे हो, आपको पता है कि वो तो मिल ही जाएगा ईजिली, वो तो मिल ही जाता है, डेली खाते हैं, तो सेटिस्फैक्शन के लेवल में अंतर होता है। तो यही मैं कह रही हूँ, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन और पर्टिकुलर कमोडिटी के कंजम्पशन से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से यूटिलिटी प्राप्त हो सकती है। इसलिए यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है पॉइंट, यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी एक तरह का रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब हुआ कि बिकॉज यूटिलिटी चेंज होता है फ्रॉम टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग, तो उस केस में आप देखोगे कि जैसे एग्जांपल वुलन क्लोथ्स हो गया, उनमें यूटिलिटी आपको विंटर्स में ज़्यादा मिलेगा, जबकि वैसे सीज़न में जब गर्मी हो तो आपको वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी कम मिलती है। तो यूटिलिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं वैरी करता है प्रोडक्ट वाइज, प्लेस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। कोई चीज़ आपको अभी अच्छी लग रही है मतलब उससे आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको हमेशा अच्छी लगे। रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, मतलब यूटिलिटी जो कमोडिटी से के कंजम्पशन से एज अ कंज्यूमर विल गेट, दैट इज़ रिलेटेड टू टाइम, प्लेस, ओके, पर्सन, सबसे रिलेटेड होता है। तो किस एरिया में किस टाइम पर आप क्या कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपको क्या यूटिलिटी मिला, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अगर आप अलग टाइम पीरियड में अलग समय पर सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन अलग मिलेगा, यूटिलिटी अलग मिलेगी। सो यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ रिलेटेड टू टाइम, प्लेस, पर्सन, etc। इन तमाम चीज़ों से ये कहीं ना कहीं क्या है, तो रिलेटेड है, इसलिए इसको हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय मोरल। यूटिलिटी जो है वो प्रभावित नहीं होता मॉरल ड्यूटीज़ और प्रिंसिपल से। जो सिद्धांत वगैरह हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल ड्यूटीज़ हैं, यूटिलिटी उनसे प्रभावित नहीं होता। यूटिलिटी एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर कोई पर्सन जो है वो किसी इमोरल एक्ट से यूटिलिटी प्राप्त कर रहा है, तो वैसे गुड्स जो कि उस तरह के एक्ट में यूज़ किए जा रहे हैं वो उस पर्सन के लिए यूज़फुल है,
तो वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि अरे, जैसे एग्जाम्पल में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इमोरल एक्ट मतलब जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी का मर्डर कर रहा है, सपोज दैट, ओके, तो मर्डर में वो मर्डर के लिए यूज़ कर रहा है नाइफ, सपोज गन यूज़ कर रहा है, तो गन को यूज़ करके अगर उसने किसी को मारा, किसी का मर्डर किया, तो वहाँ पे गन उसके लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मर्डर करना गलत बात है तो गन से मिल रही यूटिलिटी भी गलत है। एक्चुअली बात ये हो रही है कि यूटिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मॉरल ड्यूटीज़ वगैरह से अफेक्टेड ही नहीं होता। इसको नहीं मतलब है कि आप मतलब यूटिलिटी इज़ बेस्ड और रिलेटेड टू द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। अब कमोडिटी का कंजम्पशन आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, इससे यूटिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। इफ़ यू आर यूजिंग नाइफ टू कट एन एप्पल, तो उसके लिए भी नाइफ आपके लिए यूज़फुल है, आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिला। बट सिमिलरली अगर आप नाइफ का इस्तेमाल करके किसी का गला काट रहे हैं, सपोज दैट, तो वहाँ पे भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस नाइफ से, बिकॉज आपने वो काम किया। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूटिलिटी को प्रभावित होना चाहिए था मॉरल ड्यूटी से, प्रिंसिपल से, ये अफेक्टेड नहीं होता, बिकॉज यूटिलिटी प्रोडक्ट में है और प्रोडक्ट का इस्तेमाल कंज्यूमर अपने नीड के लिए कर रहा है। सो वट एवर द नीड इज़, कंज्यूमर तो उसको यूज़ करेगा ही और उस वस्तु के इस्तेमाल से कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यूटिलिटी, मॉरल ड्यूटीज़, प्रिंसिपल्स, इन सब से प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यूटिलिटी जो है ना वो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड होता है एंड नॉट फ्रॉम एक्चुअल रियलाइज सेटिस्फैक्शन। देखो, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिला, ये डिपेंड करता है कि आप उस कमोडिटी को कंज्यूम करते वक्त क्या उम्मीद रख रहे हैं, कितना सेटिस्फैक्शन रख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत भूख लगी है और आप पराठा खाओगे तो आपका भूख खत्म होगा, आपको अच्छा लगेगा, तो ये आपका एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है। आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे उस पराठे को खा करके अच्छा लगना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जब आपने कंजम्पशन कर लिया उस पराठे का तो आपको एक्चुअल में उतना ही अच्छा लगा। सो देर आर टू डिफरेंट टर्म्स, ओके, इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। एक तो होता है कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया, सेटिस्फैक्शन हमको क्या मिलना चाहिए था, हमने एक्सपेक्ट किया था और तब जाके हम कंजम्पशन कर रहे हैं। और दूसरा टर्म है कि हमने जब कंजम्पशन कर लिया तो हमें एक्चुअली कितना सेटिस्फैक्शन मिला, एक्सपेक्टेड के अलावा रियल सेटिस्फैक्शन क्या था। अब बात करते हैं कि यूटिलिटी दोनों में से किससे रिलेटेड है, क्या एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है या रियल सेटिस्फैक्शन जो हम लोगों को एक्चुअली मिल रहा है उससे रिलेटेड है। तो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, नॉट द रियल सेटिस्फैक्शन। बिकॉज कहीं ना कहीं कंजम्पशन करने से पहले भी हमारे दिमाग में चीज़ें होती है कि हाँ, चूँकि एक्सपेक्ट कर रहे हो आप सेटिस्फैक्शन का सम पर्टिकुलर लेवल, जिसकी वजह से ही आप यूटिलिटी कर भी पा रहे हो। इंटेंसिटी आपकी इसलिए बढ़ रही है यूटिलिटी करने, कंजम्पशन करने की, तब जाके आपको यूटिलिटी मिल रही है। इसलिए कहा जाता है कि यूटिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड होता है, न कि एक्चुअल रियलाइज्ड सेटिस्फैक्शन से। और इस तरह से ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जहाँ से हम यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि यूटिलिटी को मेजर करने के कितने तरीके हैं। चूँकि काफ़ी देर से बात कर रहे हैं तो यूटिलिटी को मेजर करने का कुछ तरीका फटाफट से मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी डिस्कस कर लें। तो क्वेश्चन होता है कि इज यूटिलिटी मेजरेबल, क्या यूटिलिटी को मापा जा सकता है? हाँ, क्या इसको माप सकते हैं? तो इसका जवाब है यस,
यूटिलिटी को मापा जा सकता है, इसको मेजर करने के बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि यूटिलिटी को कितने तरीकों से मापा जा सकता है, कैसे, बिकॉज ये तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो मेजर करने का 2 कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी को, जो कि फेमस है, काफ़ी पहले से गिवन है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के ग्रुप ने इन दोनों ही मेथड के अपने अपने तरीके बताए हैं, इंपॉर्टेंस बताया है। पहला है कार्डिनल। कार्डिनल ऑर्डर में आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। सो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनली, ठीक है। और कार्डिनल व्यू पॉइंट लिख सकते हैं, कार्डिनल व्यू पॉइंट से आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। एंड सेकेंड है ऑर्डिनल। यूटिलिटी को सिर्फ कार्डिनली नहीं, ऑर्डिनली भी मेजर किया जा सकता है। दोनों ही टर्म को समझेंगे। कार्डिनल व्यू पॉइंट कहता है, ये वाला जो व्यू पॉइंट है ना, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल के द्वारा वो बताया गया कि यूटिलिटी मेजरेबल है, आप इसको न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल मतलब आप इसको न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए क्या कोई यूनिट होगा, तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूनिट दिया गया बाय द अल्फ्रेड मार्शल, विच इज़ यूटिल्स, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कोई यूनिट ऑथेंटिक नहीं है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कहा गया कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, जहाँ पर इफ़ यू आर कंज्यूमिंग 1 यूनिट किसी भी कमोडिटी का, तो सपोज आपको 10 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दिस विल बी द क्वांटिटी एंड दिस विल बी द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। अगर 2nd यूनिट कंज्यूम कर रहे हो सेम कमोडिटी का x का, तो यू विल गेट द 8 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन। 3rd कर रहे हो, यू विल गेट 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन। सो दीज आर द वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जिसमें हम सेटिस्फैक्शन को यानी कि यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और इस तरीके को कार्डिनल ऑर्डर कहा जाता है, और ये तरीका दिया गया है मार्शल के द्वारा। अब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में लोग आए, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी तो एक साइकोलॉजिकल टर्म है, आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, कॉन्सेप्ट ही गलत है। तब जा कर के आए J.R. हिक्स, और उन्होंने क्या किया कि यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसको उन्होंने कहा ऑर्डिनल व्यू पॉइंट। इस ऑर्डिनल व्यू पॉइंट में J.R. हिक्स का कहना था कि यूटिलिटी को मेजर तो नहीं कर सकते, बट हम उनको रैंक कर सकते हैं, हम उनको ऑर्डर में बता सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी के कंजम्पशन से वील गेट मोर सेटिस्फैक्शन देन कंपेयर टू द 2nd यूनिट, देन कंपेयर टू द 3rd यूनिट। तो इस तरह से 1st, 2nd, 3rd का कंजम्पशन करते जा रहे हैं, और सेटिस्फैक्शन जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। तो उन्होंने रैंकिंग कर दिया कि सपोज़ मैं 4 मार्कर यूज़ कर रही हूँ, पहला मार्कर यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिली। दूसरा मार्कर यूज़ किया तो पहले से कम अच्छा लगा, तो 2nd मार्कर की यूटिलिटी वॉज द लेसर कंपेयर टू द 1st वन। 3rd मार्कर यूज़ किया तो मुझे 1st, 2nd के कंपैरिजन में कम अच्छा लगा, सो द 3rd मार्कर से मिलने वाली यूटिलिटी वॉज कंपैरेटिवली लेसर देन द 1st और 2nd मार्कर। तो इस तरह से मैं रैंक कर सकती हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि पहले मार्कर को यूज़ किया था तो आई गेट 20 सेटिस्फैक्शन, एंड दूसरे को किया तो आई गेट 18 सेटिस्फैक्शन। तो जब आप न्यूमेरिकली चीज़ों को एक्सप्रेस ना करके रैंक करने लगें, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल व्यू पॉइंट गिवन बाय J.R. हिक्स। एंड जब आप न्यूमेरिकली यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं, दैट मेथड इज़ कॉल्ड कार्डिनल व्यू पॉइंट, विच इज़ गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। इस तरह से 2 कॉन्सेप्ट यूटिलिटी के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों के दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और हम दोनों ही मेथड का इस्तेमाल करके चैप्टर में फर्दर कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने कंज्यूमर के बारे में जाना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जाना, यूटिलिटी किसे कहते हैं, और यूटिलिटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को पता होने चाहिए, मैंने आपको वो बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक पे चलेंगे, जहाँ पे हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। थैंक यू।